हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। M2M क्लासेस में सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएस और आरओ का दृष्टि पब्लिकेशन की सीरीज सेकंड का आज प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड ही देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है आज का, और सभी जीएस के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रखे हैं एग्जाम से संबंधित। तो देर न करते हुए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। जवाब देना है आपको साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चनों का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन चार कथनों में से देखना है आपको कौन सा कथन है जो असत्य है। पहला इसमें भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की माँ के रूप में विख्यात हैं। क्या भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है? दूसरा इसमें इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदनलाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। गदर पार्टी की स्थापना खुदीराम बोस ने की थी क्या? और कामागाटामारू घटना से जो थे क्या गुरुदीत सिंह संबंधित थे? तो बता दो इन चारों में से कौन सा असत्य है। तीन सही हैं इसमें से, बताइए। गदर पार्टी की स्थापना क्या खुदीराम बोस ने की थी? देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। पहली बात तो ये याद रख लेना कब हुई थी, 1913 में। देखो इसकी स्थापना में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भखाना ने निभाई थी इसमें। ठीक है, तो इस वजह से ये गलत है इसमें तीसरा, क्योंकि इसकी स्थापना खुदीराम बोस ने नहीं की थी। तो तीसरा गलत है इसमें। ठीक है, 1913 में। और जो इसका उद्देश्य था वो भारत को स्वतंत्र कराना था अंग्रेजों से। ठीक है, इसका मुख्यालय हुआ करता था सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और देखो लाला हरदयाल इस संस्था में जो मनीषी पथ प्रदर्शक थे, याद रखना क्या थे? मनीषी पथ प्रदर्शक थे। खुदीराम बोस इससे संबंधित नहीं थे। ठीक है, पहला देख लो इसमें भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जानी जाती हैं, ये ठीक है। दूसरा इसमें इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदनलाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी दी गई थी, ये भी ठीक है। कामागाटामारू घटना से गुरुदीत सिंह संबंधित थे, तो देखो ये भी ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। इसमें देखना है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023। पहला इसमें यह रैंकिंग विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। क्या इसको विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है? तो देखो इसमें पहला तो ये गलत है, 100% गलत है, क्योंकि विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक जो रैंकिंग है इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, यानी इसे शॉर्ट में कह सकते हो IMD, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। इस रैंकिंग में भारत को 64 अर्थव्यवस्था में 49वें स्थान पर रखा है। तो देखो भारत को इसमें 64 अर्थव्यवस्था में 49वां स्थान ही मिला है, तो इस वजह से ये सही है। देखो इसमें शीर्ष स्थान मिला था रैंकिंग में, इसमें विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में अमेरिका को पहला स्थान मिला। दूसरा मिला था इसमें नीदरलैंड को, तीसरा सिंगापुर को मिला था, और भारत को इसमें मिला 49वां, सबसे आखिरी स्थान मिला था इसमें वेनेजुएला को। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस वजह से देख लो इसमें कौन सा कथन सही है, सेकंड सही है ओनली, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। देखो एक साइड में योजनाएं लिखी हुई हैं और एक साइड में उसको प्रारंभ करने वाले वर्ष लिखे हुए हैं। ठीक है, देखो आम आदमी बीमा योजना कब शुरू की गई? 2007 में, 2007 में शुरू की गई थी। तो देखो ए का हो जाएगा 3। और आपका PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, आत्मनिर्भर यानी PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, इसको शुरुआत किया गया था 2021 में। देखो इसका एक हो जाएगा। ठीक है, PM जन आरोग्य योजना, ये भी काफ़ी फेमस योजना है और 2018 में शुरू की गई थी, इसका 4 हो जाएगा। और अद्भुत नहीं, अमृत होगा। देखो इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, अमृत योजना है ये। ठीक है, अमृत योजना 2015 में शुरू की गई थी, ये भी ठीक है। इसका 2 हो जाएगा, 2। तो 3 1 4 2 इसका सही जवाब है। 3 1 4 2 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। पहला इसमें असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च है। दूसरा बेब मिलर से भारत छोड़ो आंदोलन, लुई फेसर। तो इसमें बताओ कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। देखो असहयोग आंदोलन पहला दिया हुआ है इसमें, एच डब्ल्यू नेविन्सन, इनसे संबंधित नहीं है ये। जो आंदोलन था ये स्वदेशी आंदोलन था, याद रखना।
और ये किससे जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। सॉरी, मैं स्वदेशी आंदोलन भूल गया। ये डब्ल्यू नेविन्सन जो थे ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे, ना कि ये असहयोग आंदोलन से। ठीक है, तो इसका ये पहला गलत दिया हुआ है इसमें। दांडी मार्च, बेब मिलर इससे जुड़े हुए थे, ये ठीक है इसमें। बेब मिलर जो थे ना ये अमेरिकी पत्रकार थे। देखो जब महात्मा गांधी ने ये जो दांडी मार्च किया था उसी टाइम ये बेब मिलर जो हैं साबरमती आश्रम में ठहरे थे। ठीक है, तो इसी से संबंधित थे। और देखो भारत छोड़ो आंदोलन ये भी काफ़ी फेमस है, याद रखना। और बेब मिलर के बारे में एक चीज़ और याद रखना, जो धर्षणा की बीभत्स पुलिस ज्यादतियों का उल्लेख है वो किया था इन्होंने अपने उसमें। ठीक है, महात्मा गांधी का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके दौरान ये अमेरिकी पत्रकार भी रहे थे, लुई फिशर। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है लुई फिशर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रहे थे ये। ठीक है, और ये महात्मा गांधी के जो जीवनी है वो उसके जीवनीकार भी रहे थे, ये अमेरिकी पत्रकार थे लुई फिशर। तो समझ सकते हो इसमें पहला ही गलत है और जवाब भी पहला ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, किस हार्मोन की अधिकता के कारण शरीर में भीम कायत्व विकार उत्पन्न हो जाता है? भीम कायत्व यानी किस हार्मोन की अधिकता की वजह से जो शरीर का आकार है भीम के समान यानी कह सकते हो बड़ा हो जाता है, काफ़ी विशालकाय हो जाता है शरीर? एसटीएच हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, एलटीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन, बताइए। बताओ इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो देखो इसका सही होगा ऑप्शन ए, एसटीएच हार्मोन, या इसे कह सकते हो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। इसकी वजह से मानव वृद्धि जो है काफ़ी अधिक हो जाती है और इसी वजह से इसे मानव वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। या जो पीयूष ग्रंथि जो है उससे स्रावित होता है एसटीएच हार्मोन, कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से। और देखो इसकी अधिकता के कारण बच्चों में भीमकायत्व और वयस्कों में एक्रोमेगली ये विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, बच्चों में तो हो जाता है भीमकायत्व और वयस्क जो होते हैं उसमें हो जाता है एक्रोमेगली। ठीक है, एसटीएच की कमी से फिर क्या होता है? तो देखो अगर एसटीएच की कमी हो जाती है तो उससे हो जाता है बौनापन। ठीक है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम पाया जाता है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम पाया जाता है केवल महिलाओं में, केवल पुरुषों में, या दोनों में, या किसी में भी नहीं? बताओ कौन सा जवाब होगा? देखो क्लीनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है ये किस में पाया जाता है बताइए? ये केवल पुरुषों में पाया जाता है। किस में? केवल पुरुषों में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसका। देखो क्लीनफेल्टर ये सिंड्रोम जो है ये रोग केवल पुरुषों में पाया जाता है, इससे पुरुष ही पीड़ित होते हैं। और देखो इस रोग से जो पुरुष ग्रसित हो जाता है तो पुरुषों में गुणसूत्रों की जो संख्या है 47, सामान्य पुरुष में कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या? 46 होती है, उससे एक अधिक हो जाती है, यानी एक्स जो गुणसूत्र है इसमें अधिक हो जाता है अगर ये बीमारी हो जाती है तो। क्लीनफेल्टर जो एक सेकंड देखो अगर क्लीनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है किसी पुरुष को तो उसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, एक्स गुणसूत्र की। ठीक है, याद रखना। और नपुंसक भी हो सकता है वो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, कथन और कारण है इसमें। देखो कथन है इसमें, पहले सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। और कारण है इसमें, यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। तो कौन सा सही होगा इसमें? देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जवाब बताओ इसका। पहला है इसमें, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, तो देखो बिल्कुल सही है ये। दूसरा है, इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है ये जो स्थिति होती है। तो देखो ये दोनों ही सही हैं। इसके बारे में समझो कि जैसे जैसे अवरुद्ध मुद्रास्फीति है इसकी स्थिति तब आती है जब आपूर्ति ज़बरदस्त स्थिति में घट जाती है, जबकि मांग जो है उसी स्तर पर बनी रहती है, यानी आपूर्ति बहुत अधिक घट जाती है
और उसकी मांग उसी स्तर पर बनी रहती है, तो ये फिर ये अवरुद्ध मुद्रास्फीति आती है। ठीक है, देखो आपूर्ति में दिक्कतें तथा अगर वितरण में अक्षमता होती है तो इसके प्रमुख कारण होते हैं आने के। आपूर्ति में दिक्कतें और वितरण में अक्षमता इसके प्रमुख कारणों में शामिल है। और देखो सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ कठिन समय का सामना करना पड़ता है। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या हो रही है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित उपायों में से किन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग करता है। देखो अगर मुद्रास्फीति हो जाती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है। देखो बैंक दर में कमी करोगे तो उससे लिक्विडिटी और बढ़ेगी, तो उससे तो मुद्रास्फीति नियंत्रण नहीं होगी। नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करोगे तो उससे होगी। देखो वृद्धि करोगे अगर आरबीआई अगर नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करेगी तो उससे आरबीआई के पास ये जो है नकद रूप में धन अधिक रखना होगा, तो लिक्विडिटी कम होगी, उससे मुद्रास्फीति भी नियंत्रित होगी। तो समझ सकते हो ये दूसरा तो कारण हो जाएगा, पहला नहीं होगा इसमें। तीसरा है संवैधानिक तरलता अनुपात में कमी। देखो नकद आरक्षित अनुपात ये CRR होता है, इससे समझ लो ये SLR होता है। ठीक है, ये CRR तो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है किसके रूप में। जो संवैधानिक तरलता अनुपात है ये निश्चित तो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, NDTL का ये कुछ प्रतिशत होता है उस हिसाब से, लेकिन ये जो SLR है ये वाणिज्यिक बैंक अपने पास रखते हैं। इन दोनों में अगर वृद्धि करोगे तो उससे मुद्रास्फीति नियंत्रण होती है, लेकिन इसमें दिया हुआ है SLR में कमी, तो इससे मुद्रास्फीति घटेगी नहीं, उससे बढ़ेगी, तो ये नहीं होगा इसमें। चौथा देखो इसमें सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय। अगर सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय होगा तो मार्केट से धन का फ्लो जो है वो कम होगा, यानी लिक्विडिटी घटेगी, उससे भी मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। तो समझ सकते हो ये हो जाएगा इसमें। तो इसका सही जवाब केवल 2 और 4 जवाब होंगे इसके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, 2 और 4। तो इसमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2 और 4। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इसका। सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करेगी, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करेगी, बैंक दर में भी वृद्धि करेगी, संवैधानिक तरलता अनुपात में भी आरबीआई के द्वारा वृद्धि की जाएगी। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट सभी में वृद्धि होगी अगर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, तो समझ सकते हो। देखो अर्थव्यवस्था में जब मुद्रास्फीति आ जाती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए जो आरबीआई है, भारतीय केंद्रीय बैंक है, उसके द्वारा मौद्रिक नीति का सहारा लिया जाता है। देखो मौद्रिक नीति के तहत वह अर्थव्यवस्था में नकदी की जो मात्रा होती है उसको कम करती है, जिससे कि मुद्रास्फीति कम हो जाए, और उससे बैंक दर में वृद्धि करती है, आरक्षित अनुपात में वृद्धि करती है। समझ सकते हो, संवैधानिक तरलता अनुपात में, सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय, बैंक दर में भी वृद्धि करती है, तो सभी में अधिकतर वृद्धि ही करती है, जिससे लिक्विडिटी कम हो, उससे मुद्रास्फीति कम हो जाती है। अगर उसमें कमी करेगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2021 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मानव विकास सूचकांक के आधार पर 2021 के अकॉर्डिंग। जापान, रूस, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया। तो देखो अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम देखना है इसमें। हांगकांग को इसमें कौन सी रैंक मिली थी? चौथी रैंक मिली थी। ये इम्पोर्टेंट है, इतना क्वेश्चन नहीं है, फिर भी करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, हांगकांग को मिली थी इसमें चौथी रैंक, जापान को 19वीं मिली थी, और आपके इसमें रूस को मिली थी 52वीं, और हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया को कौन सी मिली? नहीं, ऑस्ट्रेलिया को 5वीं मिली थी। तो समझ सकते हो इसमें हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस के हिसाब से देख सकते हो। सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें? हांगकांग आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा, फिर जापान आएगा। यही हांगकांग 1 पर आ जाएगा, हांगकांग के बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 4 1 2, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफीम का मुख्य अवयव मॉर्फिन है। अफीम का मुख्य अवयव जो होता है क्या मॉर्फिन होता है? तो देखो मुख्य घटक होता है ये मॉर्फिन जो होता है, तो पहला तो इसमें 100% सही है। अफीम का उपयोग औषधियों में उत्तेजक के रूप में किया जाता है। क्या उत्तेजक के रूप में किया जाता है, या सामक या शांतिकर के रूप में किया जाता है?
देखो उत्तेजक के रूप में नहीं किया जाता है, ये गलत है। अफीम का जो उपयोग है औषधियों में सामक कह सकते हो या शांतिकर कह सकते हो, इस वजह इसके रूप में प्रयोग किया जाता है, ना कि उत्तेजक के रूप में। तो ये दूसरा गलत है, इसमें पहला सही है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कथन और कारण है। इसमें कथन देख लो पहले। पाकिस्तान के नाम का सुझाव रहमत अली ने दिया था। पाकिस्तान के नाम का जो सुझाव दिया गया था, क्या रहमत अली के द्वारा दिया गया था? बताइए। तो देखो ये पहला 100% सही है। ये रहमत अली जो थे ना, ये कैम्ब्रिज जो विश्वविद्यालय है उसका एक छात्र था रहमत अली। इसने 1933 में पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले इसी ने प्रयोग किया था। और देखो रहमत अली के द्वारा ये पाकिस्तान जो शब्द है इसका जो प्रयोग किया गया था ना, नाव ऐसा ही नाम है कुछ, नाव और नेवर आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर, इस नाम से वितरित जो पैम्पलेट था उसमें किया गया था इसके द्वारा। ठीक है, याद रखना। और दूसरा देखो, रहमत अली ने 1931 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। 1931 में की थी क्या? देखो मैंने अभी बताया, अभी या कभी नहीं, नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर। तो देखो रहमत अली ने नाउ और नेवर जो पुस्तक थी इसकी जो ये जो प्रकाशित की थी ये 1930 में की थी। ठीक है, 1930 में नहीं, 1930 में नहीं, 1933 में की थी, सॉरी 1933 में। ठीक है, पहला सही है इसमें, दूसरा गलत है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इसका। देखो इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से। एक साइड में कार्यक्रम लिखे हुए हैं, एक साइड में उसके प्रारंभिक वर्ष लिखे हुए हैं। पहला है इसमें अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम ये 1976 में स्टार्ट हुआ था। एक का हो जाएगा 2। ठीक है, समन्वित बाल विकास योजना, समन्वित बाल विकास योजना जो शुरू हुई थी 1975 में हुई थी, इसका 1 हो जाएगा। और राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम ये 1983 में हुआ था, इसका 4 हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये 2005 का है, ये तो पूछा भी जा चुका है। दोबारा देख लो, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में, समन्वित बाल विकास योजना 1975 में, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। तो 2 1 4 3 इसका 100% जवाब होगा। 2 1 4 3 ऑप्शन बी सही है। दोस्तों अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एमटीएम क्लासेस नाम से, उस पर मिलेगी। ठीक है, और कोई राय हो कमेंट बॉक्स में भेजते रहो और आंसर भी दो। क्वेश्चन नंबर 13, दिसंबर 2023 में पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? पोलैंड के नए प्रधानमंत्री 2023 में कौन बने? गीट वाइल्डर्स, डोनाल्ड टस्क, पेड्रो सांचेज, श्रेथा थाविसिन। बताइए। तो देखो इसमें पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने, कौन बने? डोनाल्ड टस्क। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसका, डोनाल्ड टस्क। ठीक है, पेड्रो सांचेज ये कौन है? स्पेन के प्रधानमंत्री हैं, याद रखना, स्पेन के। ठीक है, और इसमें देखो ये श्रेथा थाविसिन जो है ये थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखना है जो सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। इसमें नगर लिखे हुए हैं और एक साइड में नदी, यानी नदी के किनारे कौन सा नहीं है इसमें? जौनपुर, देखो जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। गोरखपुर सरयू नदी के किनारे, गोरखपुर सरयू नदी के किनारे है, ये तो गलत है ना, यही जवाब है इसका। गोरखपुर तो राप्ती नदी के किनारे है। कानपुर गंगा नदी के किनारे, बिल्कुल सही है। आगरा यमुना नदी के किनारे है। देखो बाकी सभी सही हैं। गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे, अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। तो अब देख लो क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? पहला है इसमें टायरोसिन, दूसरा है इसमें एडिनिन, तीसरा है इसमें गुआनिन और चौथा है इसमें साइटोसिन। बताओ इन चारों में से कौन सा डीएनए में उपस्थित नहीं होता है यौगिक, कौन सा है चारों में?
देखो डीएनए के बारे में बात करें, डीएनए जो होता है आनुवंशिक लक्षणों का संवाहक होता है, याद रखना आनुवंशिक लक्षणों का। देखो डीएनए में 4 प्रकार के आधार यानी यौगिक पाए जाते हैं, समझ सकते हो। एक होता है इसमें एडिनिन, ठीक है, एक होता है इसमें एडिनिन, दूसरा इसमें होता है गुआनिन, तीसरा इसमें होता है साइटोनिन, चौथा होता है इसमें थाइमिन, ठीक है। थाइमिन इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है टायरोसिन, ये नहीं होता है इसमें, ठीक है, थाइमिन होता है इसमें। देखो डीएनए में अणु संख्या के आधार पर देखोगे तो एडिनिन सदैव थाइमिन से और साइटोनिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडिनिन किससे जुड़ा रहता है? थाइमिन से, और साइटोसिन किससे? गुआनिन से, याद रखना, ठीक है। तो इसमें टायरोसिन नहीं होता है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। पैथोजेन जो सामान्य जुखाम के लिए उत्तरदायी है, पैथोजेन जो सामान्य जुखाम के लिए उत्तरदायी है किससे होता है? रिनो वायरस से, टोगा वायरस से, फेलिन वायरस से या वेरिओला वायरस। यानी पैथोजेन क्या है ये पूछा है, पैथोजेन जो सामान्य जुखाम के लिए उत्तरदायी है, रिनो वायरस है, टोंगा वायरस है, फेलिन वायरस है या वेरिओला वायरस है। तो देखो पैथोजेन रेनो वायरस है और ये सामान्य जुखाम के लिए उत्तरदायी होता है, इसी वजह से जुखाम में कोई दवा कार्य नहीं करती है। अपने आप होता है जुखाम और अपने आप भी ही सही होता है, बस थोड़ा बहुत उसका कह सकते हो नियम सा पालन करके जल्दी सही कर सकते हो, लेकिन होता भी अपने आप है और सही भी अपने आप होता है ये, ठीक है। पैथोजेन रेनो वायरस उत्तरदायी है इसके लिए, सामान्य जुखाम के लिए पैथोजेन जो होता है रेनो वायरस होता है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्लोएम एक पादप संवहन ऊतक है। तो देखो पहला तो सही है इसमें, फ्लोएम जो है एक पादप संवहन ऊतक होता है, पहला सही है इसमें। दूसरा है फ्लोएम का प्रमुख कार्य जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। देखो इसका मुख्य कार्य जो होता है जल को क्या पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। तो देखो इसका जो मुख्य कार्य होता है पत्तियों द्वारा जो बनाया गया भोजन है उसको अन्य भागों तक पहुंचाना होता है, ना कि जल को पौधों के अन्य भागों तक। तो इस वजह से ये दूसरा गलत है, पहला सही है, इसमें केवल एक सही हो जाएगा इसका, ठीक है, और केवल एक। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न नवंबर 2023 में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया 2023 में? तो देखो ये मिला है किसको? लालित थाम्बिका को, फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये वैज्ञानिक हैं लालित थाम्बिका, इनको मिला है लीजन द ऑनर ऑफ पुरस्कार। लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार जो है फ्रांस का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। वी आर ललित थाम्बिका को मिला है, ठीक है, याद रखना। ये प्रधानमंत्री को भी मिल चुका है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, निम्नांकित में से कौन केंद्र सरकार के पूंजी खाते के अंतर्गत शामिल है? केंद्र सरकार का जो पूंजी खाता है उसमें कौन शामिल है इसमें? जैसे दो खातों के बारे में आपने पढ़ा होगा, राजस्व खाता और पूंजी खाता, तो ये पूछा है इसमें पूंजी खाते में किस किस को शामिल करते हैं। देखो निगम कर, क्या निगम कर को पूंजी खाते में शामिल करते हैं? देखो निगम कर, और इसमें सार्वजनिक जो प्रतिष्ठान दिए हुए हैं उनसे प्राप्त जो लाभ है इसको हम इन दोनों को करते हैं राजस्व खाते में, ना कि पूंजी खाते में, ठीक है। ये तो राजस्व में आएंगे 100%, ठीक है, ये तो इसमें शामिल नहीं होंगे पूंजी खाते में। इसके अलावा जो राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय और विश्व बैंक से प्राप्त ऋण, राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय और जो विश्व बैंक है उससे प्राप्त ऋण है, ये आएंगे पूंजीगत खाते के अंतर्गत, ठीक है, ये दो पूंजीगत। तो देख लो 3 और 4 कौन से में होगा, क्या पूछा है इसमें? पूंजी खाते के अंतर्गत शामिल है विश्व बैंक से प्राप्त ऋण, ये भी आएगा इसमें। तो देखो इसके वैसे ये आंसर दोनों हो जाएंगे, 3 और 4 कोई सा भी लगा दो, ये दोनों ही आएंगे पूंजी खाते में, ठीक है, ये दोनों आएंगे। आगे देखो, भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन परियोजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस स्थान के निकट समुद्र में की जाएगी? भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन परियोजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस स्थान के निकट समुद्र में की जाएगी? पुरी उड़ीसा, धनुषकोडी तमिलनाडु, मुंबई हाई महाराष्ट्र, द्वारका गुजरात, बताइए। बताओ कौन सा सही जवाब होगा इसका?
भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन परियोजना की शुरुआत देखो ये की जाएगी, कहाँ पर की जाएगी, इसके बता दूं, गुजरात का जो द्वारका है वहाँ पर की जाएगी। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। गुजरात के द्वारका के तट के निकट अरब सागर में भारत की पहली पनडुब्बी परियोजना की शुरुआत की जाएगी, याद रखना। और देखो इस पर्यटन परियोजना के बारे में बात करें तो गुजरात सरकार और जो मजगाम डॉक शिप बिल्डर्स है यानी MDL है उसके मध्य समझौता हुआ है। इसके तहत द्वारका के तट के निकट बेट द्वारका द्वीप के आसपास पनडुब्बी के माध्यम से अंतर्जलीय पर्यटन की व्यवस्था की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण योजना है, याद रखना, परियोजना जो है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21। सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में एक नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? नोएडा में, गोरखपुर में, वाराणसी में या आगरा में? देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 50 करोड़ रुपए तथा कारोबार 250 करोड़ रुपए तक है उन्हें जाना जाता है, किस प्रकार का उद्यम कहा जाता है उसे? जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम, 3 प्रकार के उद्योग हैं ये। ठीक है, तो जिसमें निवेश तो 50 करोड़ तक कर सकते हैं, जिसका टर्नओवर होता है वो 250 करोड़ से अधिक नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं मध्यम उद्योग। ठीक है, किस तरह का उद्योग कहते हैं उसे? मध्यम। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी मध्यम, याद रखना। स्पीड से देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और हैं। देखो निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 76 मंजिल क्या लखनऊ में है? तो देखो बिल्कुल सही है। चुनार किला मिर्ज़ापुर में, बिल्कुल ठीक है। बरुआ सागर किला प्रतापगढ़ में, ये झांसी में है, यही गलत है इसमें। बरसाना जल महल ये मथुरा में स्थित है, ये भी ठीक है। आगे देखो, भारत में द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है विनिर्माण एवं निर्माण, खनन तथा उत्खनन, बिजली गैस तथा जलापूर्ति। देखो प्रथम क्षेत्र में देखोगे कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, इन सभी को शामिल करते हैं। ठीक है, खनन उत्खनन ये किस में शामिल करते हैं? तो प्रथम क्षेत्र में ये तो होगा नहीं, द्वितीयक में। द्वितीयक में विनिर्माण होता है और निर्माण होता है। ठीक है, बिजली गैस जलापूर्ति वगैरह जो होते हैं तो ये द्वितीयक में आते हैं। देखो 1 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, 1 और 3, तो ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का आप जवाब बता दो मुझे, आपके सामने है।